अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपसे पाकिस्तान और आईएमएफ के बारे में बात करूंगा। पिछली चंद वीडियोस में मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आपसे पाकिस्तान के माशी मसाइल पे बात कर चुका हूं। हम इसको देख चुके हैं कि हम क्यों इतने संगीन किस्म के माशी बहरान में फंसे हुए हैं, हम क्यों अभी तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं ला सके और बार बार हम आईएमएफ पे डिपेंडेंट होके एक डेट बेस्ड इकोनॉमी चला रहे हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि आईएमएफ की बुनियाद कब पड़ी, आईएमएफ मुल्कों को लोन देते हुए किस किस्म की कंडीशंस लगाता है जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि उस मुल्क की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के ऊपर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहे, ना कि उसकी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया जाए और उसको स्टेबल किया जाए, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस में नियो इंपीरियलिज्म भी कहते हैं कि आज बड़ी ताकतें इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हुए मुल्कों की इकोनॉमी को तबाह करती हैं। और इसके ऊपर एक किताब द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन जॉन परकिंस ने भी अब इस किताब का थीसिस इस बात पर है कि किस तरह से ये जो एक कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेटोक्रेसी का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, इनका एक विशियस रोल है मुल्कों की इकोनॉमी को तबाह करने में। अगर हम आईएमएफ की बात करें तो वर्ल्ड वॉर II के बाद एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया दुनिया के अंदर जिसे हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं, और इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत कुछ अदारों की बुनियाद रखी गई, जिसमें पहला इंस्टीट्यूशन आईएमएफ था और दूसरा गैट था, और फिर 1995 में वर्ल्ड बैंक की बुनियाद रखी गई। तो इन अदारों को बनाया इस वजह से गया था कि दुनिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर किया जाए। जिन मुल्कों की इकोनॉमीज डिटेरियरेट हो रही हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए ताकि वो मुल्क अपने पांव पर माशी तौर पर खड़े हो सकें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन अदारों ने अपना एक विशियस रोल प्ले करना शुरू कर दिया, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि इन अदारों को सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका की तरफ से हो रही थी, और अमेरिका ने यह सोचा कि क्यों ना मैं इन अदारों का इस्तेमाल करते हुए मुल्कों की इकोनॉमीज को कंट्रोल करूं। तो 1980s में एक कॉन्सेप्ट आया वाशिंगटन कंसेंसस का, जिसमें अमेरिका ने डिक्टेट करना शुरू कर दिया इन अदारों को, और इनसे कहा गया कि आप मुल्कों को लोन्स देंगे, लेकिन वो लोन्स स्ट्रिक्ट कंडीशंस के ऊपर होने चाहिए। कोई भी मुल्क अप्लाई करेगा आपकी मदद के लिए तो आप उसके ऊपर पहले स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाएंगे, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि वो मुल्क डिपेंडेंट रहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। और अगर हम पाकिस्तान का सिनेरियो देखें तो 1957 ऑनवर्ड्स आज तक हम 23 दफा आईएमएफ के पास जा चुके हैं। अब 23वां बेल आउट पैकेज है जिस पे आईएमएफ से पाकिस्तान की बात चल रही है, और हमने देखा कि आईएमएफ के पास 23 दफा जाने के बावजूद भी हम अपनी मईशत को बेहतर नहीं कर सके। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर न्यू इंपीरियलिज्म है, जिसकी मैं बात अभी कर चुका हूं। आईएमएफ मुल्कों को लोन्स दो तरह की कंडीशंस के ऊपर देता है। एक कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, SAPs। आईएमएफ जब भी मुल्कों को लॉन्ग टर्म लोन देता है तो वो SAPs के थ्रू कंडीशंस लगाता है। और दूसरी कंडीशंस हैं स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स, SBAs। स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए कंडीशंस लगाई जाती हैं उन मुल्कों पे जो कम अरसे के लिए आईएमएफ के पास लोन लेने जाते हैं। अब आईएमएफ की पाकिस्तान स्पेसिफिक क्या कंडीशंस हैं जिससे हमें साफ नजर आता है कि पाकिस्तान की मईशत का रिवाइव होना आईएमएफ की बेस पे वो पॉसिबल नहीं है। एक बात तो ये कि जो 23वां बेल आउट पैकेज जो अभी साइन होने जा रहा है आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान, ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत आईएमएफ पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड करेगा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पे कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई गई हैं जो नॉर्मली आईएमएफ बाकी ममालिक पर भी लगाता है जब आईएमएफ दूसरे मुल्कों को लोन देता है।
सबसे पहली बुनियादी कंडीशन आईएमएफ की तरफ से जो लगाई जाती है वो है इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन का मतलब यह है कि एक मुल्क अपनी इंपोर्ट्स को नहीं रोक सकता। एक मुल्क बाहर से आने वाली चीजों पर टैक्सेस टैरिफ्स नहीं लगा सकता। अगर बाहर के मुल्क से आपके मुल्क में चीजें आ रही हैं, आप उन पे किसी किस्म के भी टैक्सेस टैरिफ्स ड्यूटीज लगाकर उनको डिस्करेज नहीं कर सकते। आपको इंपोर्ट को लिबरलाइज करना है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इंपोर्ट लिबरलाइजेशन बहुत नुकसानदेह चीज है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक डॉलर्स के इनफ्लो और आउटफ्लो से होता है। जब हम इंपोर्ट्स ज्यादा करते हैं, बाहर के मुल्कों से चीजें ज्यादा खरीदते हैं, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। और एग्जैक्टली डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की वजह से ही हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। और आईएमएफ के पास जब हम जाते हैं तो आईएमएफ हमारे सामने शर्त यह रखता है कि आपने अपनी इंपोर्ट्स को लिबरलाइज करना है, आपने अपनी इंपोर्ट्स को रोकना नहीं है। और जब आप अपनी इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मजीद डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। और ये वो बुनियादी फैक्टर है जो समझने के लिए बहुत आसान है कि आईएमएफ के लोन से किसी भी मुल्क को फायदा नहीं होता, बल्कि वो मुल्क आने वाले फ्यूचर में मजीद आईएमएफ और बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंडेंट हो जाता है। दूसरी कंडीशंस आईएमएफ जो लगाता है वो है रिमूवल ऑफ सब्सिडीज। हर मुल्क अपने कुछ सेक्टर्स को सब्सिडीज देता है, जिसका मकसद यह होता है कि उस सेक्टर में गवर्नमेंट उन सब्सिडीज के तहत वहां के एक्सपेंसेस का बर्डन शेयर करती है। इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि फर्ज किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली के ऊपर 50% सब्सिडी दे दी और कहा कि आपको जो बिजली मुहैया की जाएगी उसमें पर यूनिट प्राइस 50% गवर्नमेंट पे करेगी। तो इसका मतलब कि जब हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को 50% बिजली सस्ती मिलेगी तो वो सस्ती प्रोडक्शन करेंगे। वो सस्ती प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर के मुल्कों में जाकर सस्ती बिकेंगी और हम कंपीट कर सकेंगे अपने साथ वाले कंपैटिटर्स के साथ इंटरनेशनल मार्केट में। और वही सब्सिडी जब आप हटा देंगे और इंडस्ट्रियल सेक्टर को महंगी बिजली के ऊपर चीजें प्रोड्यूस करना पड़ेंगी तो फिर आपकी एक्सपोर्ट्स डिस्करेज होंगी, बाहर के मुल्क आपसे चीजें नहीं खरीदेंगे। और एग्जैक्टली आईएमएफ मुल्क को कहता है कि आपने जितनी सब्सिडीज टेक्सटाइल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को या किसी भी सेक्टर को दी हैं, आप वो सब्सिडीज खत्म करें। और जब आप किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी गई सब्सिडीज खत्म करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स डिस्करेज होती हैं, क्योंकि आप एक चीज महंगी प्रोड्यूस करते हैं महंगी बिजली से। और इसी तरह से जब एक गवर्नमेंट अपनी आवाम को सब्सिडी देती है बेसिक कमोडिटीज पे, जिसमें आटा है, चीनी है, और आईएमएफ वो सब्सिडी खत्म करने को कहता है, तो सडनली उन कमोडिटीज की प्राइस बढ़ने से मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती है और उस इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ, जिसे हम सीपीआई कहते हैं। और आप आजकल देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की सीपीआई इंडेक्स 27.6% पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में हिस्टोरिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा आज महंगाई है। उसमें एक बहुत बड़ा रीजन, जिसे हम आईएमएफ इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, कि आईएमएफ की पॉलिसीज की वजह से इन्फ्लेशन आना, ये दूसरा फैक्टर है जो आईएमएफ कंडीशंस लगाता है एक मुल्क पे कि आप अपनी मुल्क में सब्सिडीज को खत्म करें। और तीसरी कंडीशन, आईएमएफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने की बात करता है। हमेशा याद रखें, किसी भी इकोनॉमी में जब एक मुल्क डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकता तो उस मुल्क की गवर्नमेंट को लोगों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, और जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं तो मुल्क में अगेन इन्फ्लेशन बढ़ती है। अभी रिसेंटली जो आईएमएफ के साथ मुआहदा हुआ, आईएमएफ ने अभी जो शर्त रखी गवर्नमेंट के पास वो ये थी कि आप अपना जीएसटी 1% बढ़ाएं।
अभी 16% गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज करती है उन तमाम बेसिक कमोडिटीज पे जो आप खरीदते हैं। आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, आपको जीएसटी देना पड़ता है जो कि 16% है। आईएमएफ उस जीएसटी को 1% बढ़ाने की डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट से, और इसी तरह से कुछ विदहोल्डिंग टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं कि इन इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें और उस रेवेन्यू से आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें और हमारे पैसे भी वापस कर सकें। तो ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस कभी भी किसी मुल्क के लिए फेवरेबल नहीं होती। हमेशा एक मुल्क सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर आईएमएफ के पास जाता है, और पाकिस्तान के इस टाइम जो हालात हैं और जो बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता बैंकरप्ट होने जा रहा है, और एक सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास के तौर पर हम आईएमएफ के पास गए हैं, और उसकी इन स्ट्रिक्ट कंडीशन से पाकिस्तान में इकोनॉमी रिवाइव नहीं करेगी बल्कि इकोनॉमिक डेवस्टेशन हमें देखने को मिलेगी इन नियर फ्यूचर। तो इस टाइम पर गवर्नमेंट को चाहिए कि सीरियस स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे काम करे। बहुत शुक्रिया।